हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका। वेलकम टू माय मैथ्स क्लासेस। हम क्लास 8 मैथ ओलंपियाड्स का सेट ए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। दिस एग्जाम वाज हेल्ड ऑन 22 अक्टूबर 2024। सो इस क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट 24 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। इसकी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर आप पहले वो क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखना चाहते हैं, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 25। So let's start today's class. हम सॉल्व कर रहे हैं मैथ ओलंपियाड्स एग्जाम का सेकंड सेक्शन मैथमेटिकल रीजनिंग। सो इस सेक्शन के क्वेश्चन 16 से 24 तक हम लास्ट क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। सो आज हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 25। फॉर क्वेश्चन नंबर 25 एंड 6 अ डबल लाइन ग्राफ इज गिवन। हमें एक लाइन ग्राफ गिवन है, डबल लाइन ग्राफ विच शोज द डिजायर्ड करियर चॉइसेस ऑफ सम स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। सो ये जो ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिजायर्ड करियर चॉइसेस ऑफ द स्टूडेंट्स। हियर इट इज रिप्रेजेंटिंग द जो एक्स एक्सिस है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द करियर चॉइसेस एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स and this is a double line graph. There is one solid line and one dotted line. Solid line represent कर रही है number of boys and dotted line is representing number of girls. और इस ग्राफ को स्टडी करके हमें क्वेश्चन नंबर 25 एंड 6 का आंसर देना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर करियर पे नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स की चॉइसेस क्या हैं, करियर चॉइसेस क्या हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन डॉट्स के ऊपर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। सो लॉ के लिए दिस सॉलिड लाइन रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ बॉयज, तो लॉ पे है इसके कोरिस्पोंडिंग है 50 स्टूडेंट्स, 50 बॉयज एंड गर्ल्स हैं 70। सो जिनकी करियर चॉइस लॉ है। देन नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग करियर चॉइस है 30 गर्ल्स की एंड बॉयज कितने हैं? This point is lying between 40 and 50. So here we will write 45. और फिर मेडिकल के लिए गर्ल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग है 50 गर्ल्स हैं और जो बॉयज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो डॉट है दैट इज लाइंग बिटवीन 60 and 70. सो दिस इज 65. उसके बाद टीचिंग के लिए ये जो दोनों डॉट्स हैं वो हैं 30 के सामने। सो 30 ही बॉयज 30 ही गर्ल्स, उनकी करियर चॉइस है टीचिंग। देन मार्केटिंग में बॉयज के कॉरेस्पॉन्डिंग है 20 स्टूडेंट्स, 20 बॉयज और गर्ल्स के लिए हैं 10। तो हमने क्या किया, जहां पे भी पॉइंट्स हैं वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर लिया। इससे हमें जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? Question number 25 is, what is the ratio of total number of boys who choose engineering and marketing to the total number of girls who choose law and medical? तो हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करनी है बॉयज एंड गर्ल्स की। टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु चूज इंजीनियरिंग एंड मार्केटिंग, तो नंबर ऑफ बॉयज जो इंजीनियरिंग एंड मार्केटिंग दोनों चूज कर रहे हैं। तो बॉयज इंजीनियरिंग कितने बॉयज चूज कर रहे हैं? 45 एंड मार्केटिंग कितने बॉयज ने चूज की है? मार्केटिंग चूज की है 20 बॉयज ने। जो सॉलिड लाइन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ बॉयज। तो इंजीनियरिंग एंड मार्केटिंग में टोटल है 65 बॉयज। नाउ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है बॉयज टू गर्ल्स, और गर्ल्स की क्या करियर ऑप्शन है? हु चूज लॉ एंड मेडिकल। अब लॉ में कितनी गर्ल्स हैं? लॉ में नंबर ऑफ गर्ल्स इज 70 एंड सेकंड इज मेडिकल। अब मेडिकल में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 50। तो टोटल क्या हो गया? 120। और हमें क्या फाइंड आउट करनी है? रेशियो टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। तो क्या है रेशियो? 65 to 120। 65 डिवाइडेड बाय 120। तो इसको हम सिंपल टर्म में कैंसल आउट करके लिखेंगे 13 5s are 65 एंड 24 5s are 1 13 5s are 65 एंड 24 5s are 120। सो ये क्या रेशियो आ गई? 13
divided by 24 means 13 ratio 24. So we will check for the options. Option number C is 13 ratio 24. So this is the correct option. The question number 26 is, what percent of total students desire to choose law and teaching as their career? So इसी डबल लाइन ग्राफ को यूज करके हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 26. तो इसमें पूछा गया है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स डिजायर टू चूज लॉ एंड टीचिंग. अब टोटल स्टूडेंट्स की बात हो रही है, मींस गर्ल्स एंड बॉयज बोथ आर इंक्लूडेड. तो हमें देखना है कि लॉ एंड टीचिंग में जो स्टूडेंट्स हैं वो टोटल स्टूडेंट्स का कितना परसेंट है. तो हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है, लॉ एंड टीचिंग में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. अब लॉ में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, देयर आर 50 बॉयज एंड 70 गर्ल्स. तो लॉ में है टोटल 120 स्टूडेंट्स. एंड टीचिंग में कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 गर्ल्स एंड 30 बॉयज, मींस टोटल 60 स्टूडेंट्स. तो ये तो हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिजायर टू टेक लॉ एंड टीचिंग एज देयर करियर. हमें फाइंड आउट करना है कि इन स्टूडेंट्स का टोटल स्टूडेंट्स में कितना परसेंटेज है. टोटल स्टूडेंट्स मीन यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं हमें इन सबको ऐड करना है. मीन्स लॉ पे जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, देन इंजीनियरिंग में, मेडिकल, टीचिंग एंड मार्केटिंग. सो सारे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उन सबको हमें ऐड करना है. सो 30 यहाँ पे है, इट वुड बी एडेड 2 टाइम्स क्योंकि टीचिंग में 30 गर्ल्स हैं एंड 30 बॉयज हैं. तो जब हम ये सारे स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे, आप बताइए मुझे क्या आ रहा है टोटल नंबर. हमें इन सब स्टूडेंट्स को, इन स्टूडेंट्स का नंबर ऐड करना है. सो व्हाट इज द वैल्यू? यस, कैलकुलेट इट. यस, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 400. ये टोटल जो स्टूडेंट्स, आप इन सबको ऐड करोगे तो ये वैल्यू है 400. अब हमें फाइंड आउट करनी है इनकी परसेंटेज, तो वी विल मल्टीप्लाई इट विद 100. अब ये क्या आएगा इसका सॉल्यूशन, 120 प्लस 60 इज 180 डिवाइडेड बाय 400 into 100. So these two zeros are cancelled out. 4 4s are 16, 2 is remainder 20 and 4 5s are 20. So this is 45%. So we will check for the options. In all these options 45 is not there. So the correct option to this question is option number D, none of D. The question number 27 is, which of the following options give the negative value? And we have given 4 expressions. 4 expressions given है and उनको solve करके find out करना है that किस expression की value negative है. तो हम सारे expressions को solve करेंगे. Solution to the first expression is 12 divided by minus 6. 12 divided by minus 6 and minus 12 divided by 6. 12 divided by minus 6 is minus 2 and minus 12 divided by 6 is 2 and minus 2 is minus 4. So यही expression हमें दे रहा है negative value. So that means this is the correct option. Option number A is the correct option. तो एग्जाम में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, जब हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन की ही नेगेटिव वैल्यू मिल गई है, दैट मीन्स दिस इज आवर आंसर. तो हमें बाकी के एक्सप्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. बट नाउ फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, हम अगर ये एक्सप्रेशन सॉल्व करें तो क्या वैल्यू आएगी. दिस इज 5 मल्टीप्लाई बाय 28 प्लस माइनस 7 मीन्स माइनस 7. 28 माइनस 7 इज 21. 5 मल्टीप्लाई बाय 21 और यहाँ पे है माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस 10. तो ये आएगा 5 इंटू 21 इज 105 प्लस 10 मीन्स 115. सो दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू. थर्ड एक्सप्रेशन है माइनस 60 प्लस 90 मीन्स 30. माइनस 60 प्लस 90 इज 30. 30 divided by 30 is 1, positive 1. And last is minus 11 plus 6.
Now minus 11 plus 6 is minus 5. Minus 11 plus 6 is minus 5 divided by minus 7 plus 2 is again minus 5. Now minus 5 divided by minus 5 is plus 1 because this minus sign also gets cancelled out. So बाकी सारी values positive ही आ रही है. Only first expression की value है minus 4. तो the correct option to this question is option number A. And the next question is, the exterior angle of regular polygon is 1/3 of its interior angle. How many sides does the polygon have? अब रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ऐसा पॉलीगन जिसमें सारी साइड इक्वल होती हैं और सारे एंगल इक्वल होते हैं, और उस पॉलीगन की हमें साइड्स फाइंड आउट करनी है इफ एक्सटीरियर एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल. अगर हम एक ट्राइंगल की एग्जांपल लें, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल इज अ पॉलीगन. तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? जो किसी भी एक्सटेंडेड साइड के ऊपर बनता है आउटसाइड द फिगर. सो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल एंड दिस इज द इंटीरियर एंगल. तो किसी भी पॉलीगन के लिए वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज sum of interior angle and exterior angle is always equal to 180 degree, because जो external angle है वो extended side के ऊपर ही बनाया जाता है. That's why sum of interior and exterior angle is always equal to 180 degree. Now we have given that exterior angle is 1/3 of interior angle. मतलब जो exterior angle है वो इंटीरियर एंगल से 1/3 है. मीन्स इंटीरियर एंगल इज 3 times दैट ऑफ द एक्सटीरियर एंगल. अगर हम एक्सटीरियर एंगल को x सपोज करेंगे तो इंटीरियर एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल इज 1/3 ऑफ इंटीरियर एंगल. दैट मीन्स इंटीरियर एंगल इज 3 times दैट ऑफ एक्सटीरियर एंगल. अब अगर एक्सटीरियर एंगल x है तो इंटीरियर एंगल होगा 3x and sum of interior and exterior angle is always equal to 180 degree. So अगर हम ये values यहाँ put करें, x plus 3x is 180 degree. That means 4x is 180 degree and the value of x is 180 divided by 4 which is equal to 45. So x की value आ जाती है 45 degree. Means किसी भी जो पॉलीगन जिसकी हमें साइड्स फाइंड आउट करनी है उसका एक्सटीरियर एंगल है 45 डिग्री. नाउ अगर हमें एक्सटीरियर एंगल पता है एक रेगुलर पॉलीगन का, तो हम उसकी नंबर ऑफ साइड्स पता कर सकते हैं. वी नो दैट ऑल द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन क्या होता है? वी नो दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वो किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री. जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है. अब हमें पता है एक्सटीरियर एंगल इज 45, तो नंबर ऑफ साइड्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं 360 डिवाइडेड बाय 45. सो यही होता है फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स. तो दिस इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 45. Now if we solve this expression, 9 5s are 45 and 5 7s are 35, 1 left and 10. So 5 2s are 10. Now 9 8s are 72. So n की क्या वैल्यू आएगी? 8. नंबर ऑफ साइड्स आर 8. सो अब अगर हम ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन नंबर बी इज इक्वल टू 8. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. The next question is, if the ratio of two numbers is 7:5 and difference of their cubes is 5886, then find the sum of two numbers. हमें दो नंबर्स की रेशियो गिवन है 5:7 और हमें ये दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. अब दो नंबर्स हैं जो कि 5 और 7 की रेशियो में है. तो अगर हम इन नंबर्स को, अब अगर हम इनके कॉमन जो मल्टीप्लायर है उसको x ले लें तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा 5x एंड सेकंड नंबर आ जाएगा 7x.
बिकॉज दीज टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:7। तो अगर हम इनका जो कॉमन फैक्टर है वो x ले लें तो नंबर्स आ जाएंगे 5x एंड 7x। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स मीन्स दोनों नंबर्स के जो क्यूब्स में डिफरेंस है मीन्स 7x क्यूब माइनस 5x क्यूब इज 5886। तो हमें इस इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ 7 क्यूब इज 343, x क्यूब माइनस 5 क्यूब इज 125, x क्यूब इज इक्वल टू 5886। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। सब्ट्रैक्ट 125 फ्रॉम द 343। Yes, we will get 218. X cube is equal to 5886. अब इसमें से x क्यूब की क्या वैल्यू आएगी 5886 डिवाइडेड बाय 218। हमें इन दो टर्म्स को डिवाइड करना है। सो आप इसे सॉल्व कीजिए। क्या वैल्यू आएगी 218 को हमने 5886 को 218 से डिवाइड करना है। सो इनको डिवाइड करने से जो वैल्यू आएगी दैट इज 27। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे सो x क्यूब की वैल्यू आएगी 27। नाउ x क्यूब इज इक्वल टू 27। सो 27 का जो क्यूब रूट है दैट इज 3। x क्यूब मीन्स इसको 27 को हम 3 क्यूब भी लिख सकते हैं। सो x की वैल्यू है 3। x की वैल्यू आ जाएगी 3। सो फर्स्ट नंबर था 5 इंटू एक्स, तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा हमारा 5 इंटू 3 मीन्स 15 एंड सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा 7 इंटू 3 मीन्स 21। अब इन दोनों का हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ टू नंबर्स। हमें दो नंबर्स मिल चुके हैं। अब इन दोनों का सम 15 प्लस 21 इज 36। 15 प्लस 21 इज 36. So, the correct option is option number C, 36. And the question number 30 is, which of the following shows x varies inversely as y? इन्वर्सली वेरी करने का क्या मतलब है दैट x के इंक्रीज होने पे y की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए और x के डिक्रीज होने पे y की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। So this is very simple question. It doesn't need any calculation. We have to simply observe these values. So in option number A, x की वैल्यू 48 और y की 432 एंड x की वैल्यू अगर 20 है तो y की 180 मीन्स अगर x की वैल्यू डिक्रीज होने से y की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। सो ये हो जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो दिस ऑप्शन इज कैंसल। बी ऑप्शन में अगर x की वैल्यू 2000 है तो y 400 और x की वैल्यू इंक्रीज करने पे 2250 पे y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। सो ये इनवर्सली वेरी नहीं कर रहा। इन ऑप्शन नंबर सी, if x is 540 y is 30 and if x is 108 y is 6। अब x के डिक्रीज होने पर y भी डिक्रीज हो रहा है। सो ये भी क्या हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शन हुआ। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। अब इसमें ऑप्शन नंबर डी में क्या है if x is 104 y is 70 and if x is 28 y is 260। अब x हुआ डिक्रीज और y हो गया इंक्रीज, तो इन दोनों में क्या हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन। दैट मीन्स x के डिक्रीज होने पे y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सो इसका मतलब क्या है कि y और x एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इनवर्सली इनकी वैल्यू वेरी हो रही है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर ए बी सी डी एंड ई एफ आर स्ट्रेट लाइन्स if B ratio D ratio C is 1:5:1, then find the value of D minus A minus C। तो एक फिगर गिवन है जिसमें EF, AB एंड CD ये तीनों है स्ट्रेट लाइन और हमें क्या फाइंड आउट करनी है वैल्यू एंगल D माइनस A माइनस C। और इसमें हमें जो एक एंगल है ये गिवन है AOF एंगल 75 डिग्री ये गिवन है एंड दिस एंगल EOC इज ऑल्सो गिवन 90 डिग्री।
हमें फाइंड आउट करने हैं एक तो एंगल डी, एक एंगल ए एंड सी. नाउ दिस इज गिवन दैट ए बी एंड सी डी आर टू स्ट्रेट लाइन. अब अगर ये दोनों लाइन स्ट्रेट हैं, so angle A is equal to angle C. These two angles are vertically opposite angles, so these angles are equal. And EF is also a straight line. EF एक straight line है, तो इसके ऊपर बनने वाले ये सारे एंगल, इन तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री. ऑब्वियसली इन तीनों का सम है 180 डिग्री. ये एंगल भी गिवन है 90 एंड ये एंगल भी गिवन है 75. सो एंगल ए क्या आ जाएगा? A इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 75. सो इन दोनों का जो सम है 90 एंड 75, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में से, सो आ जाएगी वैल्यू ऑफ एंगल A. सो A किसके इक्वल आएगा? 15. सो एंगल A आ गया 15 डिग्री. सो A इज इक्वल टू C. सो C की वैल्यू भी क्या आएगी? 15. A और C दोनों की वैल्यू है 15. अब हमें चाहिए वैल्यू ऑफ एंगल D. अब हमें चाहिए D की वैल्यू. एक और चीज हमें क्या गिवन है? B रेशो D रेशो C इज 1:5:1. अब इसमें से हमें C की वैल्यू मिल चुकी है बिकॉज A इज इक्वल टू C. सो C की वैल्यू हमें मिल चुकी है 15. अगर C की वैल्यू 15 है तो B की वैल्यू भी 15 है और D की वैल्यू क्या आएगी? दिस इज 5 टाइम्स दैट ऑफ C. ये इसी रेशियो में है. अगर C की वैल्यू 15 है तो D की वैल्यू क्या आएगी? 75 बिकॉज D इज 5 टाइम्स दैट टू C. अब D की वैल्यू आ गई है 75. हमें फाइंड आउट क्या करना है? D माइनस A माइनस C. A और C दोनों की वैल्यू है 15, D की है 75. सो 75 माइनस 15 माइनस 15, 75 माइनस 30, तो किसके इक्वल आएगा ये? 45. सो दिस इज इक्वल टू 45. तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. एंड द क्वेश्चन नंबर 32 इज how much is 4m square minus 5mn minus 21n square greater than minus 12m square minus 9mn plus 10n square? So we have given two terms. और क्या पूछा गया है? This first term, how much is this first term greater than this second term? अगर हम कहें that how much is 20 greater than 10, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 20 माइनस 10 मीन सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो यही पूछा है, ये टर्म इस टर्म से कितनी बड़ी है? हाउ मच इज दिस ग्रेटर? तो हम पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे और सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो जब हम दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकेंड टर्म, अगर हमें इस सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके जो सारे साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे. दिस माइनस दिस मीन्स अब जिसके जो भी साइंस है वो चेंज हो जाएंगे. माइनस बिकम्स प्लस एंड प्लस बिकम्स माइनस. तो इस तरह से, क्योंकि जब हम इस टर्म को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइंस, क्योंकि इसके आगे एक नेगेटिव साइन आएगा तो जिस वजह से इसके जो सारे साइंस है वो चेंज हो जाएंगे. अब 4m स्क्वायर प्लस 12m स्क्वायर इज 16m स्क्वायर. सेकेंड टर्म माइनस 5mn प्लस 9mn, तो इसका क्या आंसर आएगा? प्लस 4mn प्लस 9 माइनस 5. देन लास्ट क्या टर्म? माइनस 21n स्क्वायर माइनस 10n स्क्वायर. ये क्या बन जाएगा? माइनस 31n स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. हम चेक करेंगे ऑप्शंस में से. यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 33 is factorizing 25a square minus 60ab plus 36b square we get, and these are the options. हमें ये जो एक्सप्रेशन है इसे फैक्टराइज करना है एंड चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है. सो अब इस एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म है 25a स्क्वायर. इस टर्म को हम 5a होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं. करेक्ट. देन दिस इज 60ab. सो जैसे ये है थर्ड जो हमारी टर्म है 36b स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं 6b स्क्वायर. करेक्ट.
इसको लिख सकते हैं 5a² एंड इसको लिख सकते हैं 6b²। अब ये जो मिडल टर्म है -60ab, हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5a इंटू 6b। सी 2 5s are 10 and 10 6s are 60 and ab, तो ये सेम टर्म बनेगी। अब ये किस फॉर्म में है? 5a² माइनस 2 इंटू 5a इंटू 6b प्लस 6b²। सो ये जो हमारा अब एक्सप्रेशन है किस फॉर्म में बन चुका है? सो आप हम आइडेंटिटी देखते हैं। अगर हमारे पास हो a माइनस b होल स्क्वायर, सो ये आइडेंटिटी है, इसका क्या सोल्यूशन होता है? a² माइनस 2ab प्लस b²। सो ये आइडेंटिटी है, ये तो आप सबको पता है। दिस इज द आइडेंटिटी a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। सो अब इसी फॉर्म में है ये जो गिवन हमारा एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे जो 5a² प्लस 6b² ये टर्म्स हैं और इनके मिडल में जो है ये 2 इंटू 5a इंटू 6b, तो ये इसी फॉर्म में है। तो हम ये जो एक्सप्रेशन है हम इसको लिख सकते हैं 5a माइनस 6b होल स्क्वायर। करेक्ट, ये आइडेंटिटी इस पे अप्लाई हो जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे 5a माइनस 6b होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर मीन्स 5a माइनस 6b इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम 5a माइनस 6b इंटू 5a माइनस 6b। इस तरह से लिखा जा सकता है। नाउ इफ वी चेक फॉर द ऑप्शंस, सो ऑप्शन नंबर सी इज इन द एग्जैक्ट सेम फॉर्म। तो क्या है? a माइनस बी होल स्क्वायर को जस्ट 2 टाइम्स लिखा है, a माइनस बी इंटू a माइनस बी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द क्वेश्चन नंबर 34 इज an amount of money was borrowed for 4 years. What will be the difference between the simple and compound interest for same rate of interest? If rate of interest is 4% per annum and simple interest earned is 1600 rupees, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, और एक पर्टिकुलर सम ऑफ अमाउंट जो था बोरो किया है 4 इयर्स के लिए। हमें प्रिंसिपल भी नहीं गिवन है और हमें गिवन है सिंपल इंटरेस्ट इज 1600। तो हम ये सिंपल इंटरेस्ट में से पहले फाइंड आउट करेंगे प्रिंसिपल। सो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इट इज इक्वल टू p इंटू r इंटू t डिवाइडेड बाय 100। p इज द प्रिंसिपल, r इज द रेट एंड t इज द टाइम। एंड सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है 1600 और रेट कितना है गिवन? 4 एंड टाइम इज ऑल्सो 4 डिवाइडेड बाय 100। तो हम इसमें से p कैलकुलेट कर सकते हैं। p की क्या वैल्यू आएगी? 1600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4। So 4 4s are 16. So principal comes out to be equal to 10,000. Principal सबसे पहले हमने फाइंड आउट कर लिया 10,000। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो गिवन ही है 1600, हमें अब कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 4 इयर्स। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो भी अमाउंट आई 4 इयर्स में माइनस प्रिंसिपल। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट। अमाउंट कितनी बनेगी? अगर कोई भी सम ऑफ मनी, अब हमें वो मिल गई है प्रिंसिपल 10,000, तो वो प्रिंसिपल कितने टाइम के लिए है? 1 प्लस r बाय 100 रेज टू पावर n। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द अमाउंट। मीन्स 4 साल बाद जो पैसे हैं 10,000 वो कितने हो जाएंगे? दिस इज द अमाउंट। और इसमें से फिर प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करने से हमें मिल जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। प्रिंसिपल इज 10,000, देन आर की वैल्यू है 400 रेज टू पावर 4 बिकॉज टाइम इज 4 ईयर। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। अंदर यहाँ पे वैल्यू है 1 प्लस 4 बाय 100, तो इसका अगर हम एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 4 मीन्स 104 बाय 100। करेक्ट, 1 प्लस 4 बाय 100 कैन बी रिटन एज 104 बाय 100 रेज टू पावर 4।
अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम कैंसल आउट नहीं करेंगे टर्म्स को, अदरवाइज कैलकुलेशंस बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहां लिखेंगे 10,000 इंटू, सो इसको हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 104 इंटू 104 इंटू 104 इंटू 104। सिमिलरली नीचे हम 100 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे आएंगी 8 zeros। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए। सो हैव यू मल्टीप्लाइड 104 फॉर द 4 टाइम्स? सो इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने से, सॉल्व करने से ये वैल्यू आएगी। आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। यू हैव टू मल्टीप्लाई 104 फॉर द 4 टाइम्स। नाउ हियर वी हैव द 4 zeros और यहाँ पर है 8 zeros। सो 4 zeros विल बी कैंसल्ड आउट विद द 4 zeros। अब इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास रह गई 4 zeros। सो ये आएगा इसका अमाउंट। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो ये आएगी वैल्यू जब हम 104 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर 4 zeros हैं तो हम यहाँ पर 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा सकते हैं। 1 1 6 9, 4 डिजिट छोड़ेंगे 1 2 3 4, सो यहाँ पर लगेगा पॉइंट एंड 5 8 5 6, इसको हम 5 9 लिख सकते हैं। 585 को 59 लिख सकते हैं, करेक्ट। अब ये तो आ गई अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट 4 इयर्स के लिए अप्लाई करने पर ये बनेगी अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करना है। प्रिंसिपल क्या है, 10,000। जब हम इस टर्म में से 10,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे सो वी विल लेफ्ट विथ 1698.59। सो इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया प्रिंसिपल विच वॉज 10,000। अब ये आ गई कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब ये तो है कंपाउंड इंटरेस्ट 1698.59 और सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 1600। अब इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 98.59. So this is the final answer. So we will check for the options. Yes, option number C, 98.59 rupees. So this is the correct option. So the last question of mathematical reasoning is question number 35. How much the sum of 75.38, 190.23 and 554.80 is less than the value of 17 into 80.95 plus 25 into 52.50. तो दिस सम इज कंप्लीटली कैलकुलेशन बेस्ड। हमें जो ये गिवन टर्म्स हैं इनको कैलकुलेट करना है एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू परफॉर्म द सम ऑफ दीज 3 टर्म्स। यहाँ पर हैं 3 टर्म्स 75.38, 190.23 एंड 554.80। इन तीनों टर्म्स का हमें करना है सम। देन दिस सम इज हाउ मच इज दिस सम लेस देन द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। इन दोनों का फिर सम, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, 80.95 को 17 से एंड 52.50 को 25 से। सो ये सारी कैलकुलेशंस करनी होगी परफॉर्म। सो आप कीजिए ये कैलकुलेशन। So on solving these terms, what do we get? We get these values. इन तीनों का सम करने से ये वैल्यू आएगी और इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर हमारे पास आएंगी ये वैल्यू। अब what does the question say? कि हमें इन दोनों के सम में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। So हम इन दोनों वैल्यूज का सम करेंगे। 5, 6.6 plus 2 8, 7 plus 1 8, 3 plus 3 6 and 1 plus 1 2। सो ये हो गया सम ऑफ दीज 2 वैल्यूज। अब इस वैल्यू में से हमें सब्ट्रैक्ट करनी है ये वैल्यू। दिस इज द फाइनल स्टेप। 2688.65 minus 820.41। सो 5 minus 1 4, 6 minus 4 2 point।
8 minus 0, 8. 8 minus 2, 6. And here we have 6 minus 8. So we will take a borrow. 16 minus 8 is 8. And here we will left with 1. So this is the answer, 1868.24. So we will check for the options. Yes, option number C is the correct option. So in today's class we have completed our section mathematical reasoning. आप कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं. नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेक्शन एवरीडे मैथमेटिक्स. If you want to learn with me, subscribe to my channel. See you in the next class.